हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाकू योद्धा में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी को मैं इस वीडियो में छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस कवर करवाने वाली हूं, जो कि सम निरीक्षक में पूछा गया है। मीन्स लास्ट टाइम मैं आप सभी को इसी सम निरीक्षक के क्वेश्चंस करवा रही थी, तो उसका जो आधा क्वेश्चंस बचा हुआ है उसको मैं इसमें कवर करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आप सभी को कंटिन्यू वीडियो अभी प्रोवाइड नहीं करवा पा रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी समस्याएँ चल रही है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कंटिन्यू बनाऊँ, लेकिन नहीं बना पाती हूँ। तो आप सभी जो है ऐसा मत सोचिएगा कि कंटिन्यू नहीं हो रहा है करके, कंटिन्यू ज़रूर होगा। और मैथ्स के वीडियोस भी मैं कवर करूँगी, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। 2-3 दिन के आड़ में ही वीडियोस डाल पाऊँगी मैं, और जब सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो मैं कंटिन्यू वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं अब इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखिए वीडियो, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, इस राज्य के उच्च न्यायालय में फैमिली कोर्ट के जज KR की जज निम्न में से कौन है। तो फैमिली कोर्ट के जज कौन है? श्रीमती विमला सिंह कपूर। ठीक है, कौन है? श्रीमती विमला सिंह कपूर। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आप सभी अभी बताएंगे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जो करेंट कार्यकारी न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस मीन्स वर्तमान समय में कौन क्या है ये ज़रूर पूछा जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, कुछ ना कुछ अभी राजनीति में चल ही रहा है। और ख़ासकर सेंट्रल गवर्नमेंट में तो अभी बहुत सारे मंत्री जो थे उनका भी नाम जो है वो मीन्स उनका विभाग जो है वो परिवर्तित हुआ है, और बहुत लोग जो है विभाग से मतलब बाहर कर दिए गए, उनको जो भी मंत्रालय दिया गया था उससे बाहर कर दिया गया है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी के एग्ज़ाम में इसको पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो मिनिस्टर्स वगैरह का नाम भी आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, अंत्योदय एक्सप्रेस इस राज्य के दुर्ग से प्रारंभ होकर किस शहर तक जाती है। तो ये जो अंत्योदय एक्सप्रेस है वो इस राज्य के दुर्ग से प्रारंभ होकर फिरोजपुर तक जाती है। कहाँ तक जाती है? फिरोजपुर तक जाती है। ये जो ट्रेन वगैरह वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये 1-2 बार पूछा ही जा चुका है व्यापम में खासकर, है ना, तो इसको भी थोड़ा सा आप सभी माइंड में रखेंगे तो आप सभी के लिए ये क्या करेगा, प्रॉफिट करेगा, क्योंकि हर कोई इस प्रकार के क्वेश्चंस को नहीं बना पाता है। जिसे जो बना लेता है वो आगे निकल जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस राज्य का राज्य अलंकरण पुरस्कार डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो देखिए, खूबचंद बघेल जी के नाम पर जो पुरस्कार दिया जाता है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में? कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से इस राज्य की किस विभूति को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, हबीब तनवीर, तीजन बाई, है ना, सत्यदेव दुबे, इन तीनों को ही पद्म भूषण सम्मान दिया जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इन तीनों को ही छत्तीसगढ़ में पद्म भूषण सम्मान मिल चुका है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। तो देखिए, ये वाले ऐसे क्वेश्चन जो है कि किसने किसको पराजित किया है ये ज़रूर पूछता है व्यापम, है ना। तो अगर आप सभी कभी भी इतिहास पढ़ते हैं और वहाँ पर अगर इस प्रकार से कुछ भी लिखा हुआ मिलता है कि इसने इसको पराजित कर दिया, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं ना उसको ज़रूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चंस को समझ लीजिए कि रतनपुर में जो कलचुरी वंश के शासक थे, ठीक है, मतलब उसमें से कौन से शासक ने जो त्रिपुरी के शासक है जय सिंह उसको पराजित किया था, उनका नाम बताना है। तो ऑप्शन आप सभी देख रहे हैं, सभी जो त्रिपुरी मतलब जो कलचुरी शासक हैं उनका ही नाम दिया हुआ है, लेकिन इनमें से फ्रेंड्स जो जाजल्यदेव द्वितीय हैं इन्होंने ही त्रिपुरी के शासक जय सिंह को पराजित किया था जिसने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, जाजल्यदेव द्वितीय। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं तो इसको आप सभी याद रख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष में इस राज्य का प्रथम महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापित किया गया था। और ये जो प्रथम वगैरह वाला क्वेश्चन है वो तो ज़रूर पूछे जाते हैं, है ना, आप सभी इससे भली भांति परिचित होंगे।
तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय स्थापित किया गया था 1938 में। कब किया गया था? 1938 में। और ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए जो प्रथम महाविद्यालय है उसका नाम भी क्या है? छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो प्रथम वाली चीज़ें हैं वो रिपीट भी होती हैं ना, तो इसको भी आप सभी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये जय सिंह को किसने पराजित किया था करके, तो ऐसे पराजित वाले क्वेश्चन एक दो मैं आपको बता देती हूँ। जैसा कि ये वाला क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि जो सोमेश्वर देव थे, छिंदक नागवंशी शासक, ठीक है, क्या नाम था इनका? सोमेश्वर देव प्रथम। तो इनको किन्होंने पराजित किया था, मीन्स कौन से कलचुरी शासक ने पराजित किया था? तो वो थे जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है, याद रखेंगे, सोमेश्वर देव प्रथम को जाजल्यदेव प्रथम ने पराजित किया था और परिवार सहित इनको कैद भी कर लिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक पूछता है समुद्रगुप्त जी के बारे में कि कौन से वाकाटक शासक को, आप सभी जब छत्तीसगढ़ में प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें एक वंश आता है वाकाटक वंश। कौन सा वंश? वाकाटक वंश। तो ये जो वाकाटक वंश है उसमें एक शासक हुए थे महेंद्र सेन। कौन हुए थे? महेंद्र सेन। तो इन्हीं महेंद्र सेन को किन्होंने पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। आप सभी समुद्रगुप्त को जानते ही होंगे, है ना, गुप्त वंश के सबसे फेमस बोल सकते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा फेमस शासक थे समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने ही इनको पराजित किया था, समुद्रगुप्त ने। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए इसी तरीके से अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, है ना, तो दो वंश पढ़ेंगे, एक वाकाटक वंश, मतलब ऐसे तो और भी वंश पढ़ेंगे लेकिन मैं जो बता रही हूँ उसके लिए दो ही वंश हैं, वाकाटक वंश और एक है नल-नाग वंश। ठीक है, क्या है? नल-नाग वंश। तो इन दोनों वंशों के बीच में, मीन्स इन दोनों वंश के जो राजा थे उनके बीच में जो युद्ध था वो होते रहता था और ये एक दूसरे को पराजित करते रहते थे। ठीक है, जैसा कि आपको याद रखना है, वाकाटक वंश के शासक थे नरेंद्र सेन। कौन थे? नरेंद्र सेन। ठीक है, ये जो नरेंद्र सेन थे इनको जो नल-नाग वंश के शासक थे भौदत्त, कौन? भौदत्त, इन्होंने हराया था नरेंद्र सेन को। ये पूछा जाता है, मैं जो भी बता रही हूँ ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो नरेंद्र सेन थे वो कौन से शासक थे? नरेंद्र सेन जो थे वो वाकाटक वंश के शासक थे। ठीक है, और भौदत्त कौन से शासक थे ये भी पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको बोल देगा कि वाकाटक वंश के शासक नरेंद्र सेन को भौदत्त ने हराया था। ठीक है, और आपको पूछेगा कि ये जो भौदत्त थे वो कौन से वंश के शासक थे, तो याद रखेंगे कि नल-नाग वंश के शासक थे और कभी कभी सिर्फ नल वंशी करके भी दे दिया जाता है। ठीक है, मीन्स कभी कभी बुक में अगर आप सभी पढ़ेंगे तो नल-नाग ना लिखा करके केवल नल वंशी करके लिखा रहता है। तो ये वही थे। ठीक है, इन्होंने ही, मीन्स ये जो भौदत्त जो थे उन्होंने ही नरेंद्र सेन को हराया था। उसके बाद देखिए नरेंद्र सेन के बाद आए पृथ्वी सेन। ये वाकाटक वंश के शासक थे पृथ्वी सेन भी। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी सेन है इन्होंने क्या किया, फिर भौदत्त के जो बेटे थे उनका नाम था अर्थपति भट्टारक। ठीक है, देखिए यहाँ पर स्पेस नहीं बन रहा है लिखते हुए, लेकिन इनका नाम था अर्थपति भट्टारक। तो ये जो अर्थपति भट्टारक थे इनको पृथ्वी सेन ने हराया था फिर। ठीक है, पहले क्या बोली मैं, ध्यान से सुनेंगे, जो नरेंद्र सेन थे उनको भौदत्त ने हराया। उसके बाद भौदत्त के बेटे थे उनका नाम था अर्थपति भट्टारक। क्या नाम था? अर्थपति भट्टारक। तो ये जो अर्थपति भट्टारक थे, ठीक है, इनको किन्होंने हराया? ये जो पृथ्वी सेन है उन्होंने हराया। ठीक है, तो ये बात आप सभी याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इतनी बातें ये जो है मैं प्राचीन वंश का बताई हूँ आप सभी को। ऐसे ही आप सभी जब आगे आएंगे तो पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि एक और पूछा जाता है एग्जाम में, जो महेंद्र सेन है। ठीक है, जैसे कि महेंद्र सेन को समुद्रगुप्त ने हराया था, तो वैसे ही कौन से नल-नाग वंशी शासक को समुद्रगुप्त ने हराया था करके पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो व्याघ्रराज नाम के एक शासक थे नल-नाग वंश के, क्या नाम था उनका? व्याघ्रराज। याद रखेंगे इनका नाम। इनको हराया था जो समुद्रगुप्त है उन्होंने। ठीक है, तो नल-नाग वंश से कौन से शासक को हराया था? व्याघ्रराज को हराया था समुद्रगुप्त ने। अगर वाकाटक वंश के पूछेंगे तो महेंद्र सेन को हराया था समुद्रगुप्त ने। ये बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये है सुमेलित करने वाला जंगल सत्याग्रह और कौन कौन कहाँ कहाँ पर
इसके प्रणेता थे या फिर नेता थे, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले रुद्री नवागांव, तो रुद्री नवागांव में थे नारायण राव मेघावाले। तो ऑप्शन देखिए, ए के नीचे 4 वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। और यही जो है आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखिए, कई बार सिर्फ एक ही ऑप्शन से ही हमें पता चल जाता है। रुद्री नवागांव, तो इसके प्रणेता या फिर नेता थे नारायण राव मेघावाले। जो तमोरा था है ना, तमोरा के नेता थे यति लाल। ठीक है, यति यतन लाल। ये जो तमोरा है वो कहाँ पड़ता है और महासमुंद के अंतर्गत आता है, ये भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है करके, तो ये भी आप सभी याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, मोह बना करके दिया हुआ है ना, तो इसके थे नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। और जो पौंडी करके दिया हुआ है, इसके थे रामाधार दुबे। कौन थे? रामाधार दुबे। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। जंगल सत्याग्रह फ्रेंड्स, सबसे एकमात्र जंगल सत्याग्रह है ना जो कि असहयोग आंदोलन के टाइम पर हुआ था, वो था सिहावा नगरी। बाकी अगर आप सभी से पूछे कि बाकी जो जंगल सत्याग्रह है वो कब हुए थे, तो सभी जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पर हुए थे। ठीक है, किस टाइम पर? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी याद रखेंगे कि कौन सी घटना जो है वो कब हुआ था। मीन्स जब छत्तीसगढ़ में कोई भी घटना हुआ है तो उस समय जो सेंट्रल था, मीन्स केंद्र है ना, वहाँ पर मीन्स पूरे भारत में कौन सी घटना चल रही थी, ये बात आप सभी को पता होना चाहिए। इसको कोरिलेट करके पूछा जाता है। ठीक है, मीन्स आपस में इन दोनों को कनेक्ट करके पूछा जाता है एग्जाम में। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? क्या पूछा जा रहा है? बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो देखिए, ये जो है फ्रेंड्स है ना, जब आप सभी एकदम डिटेल स्टोरी पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये डिटेल में मिलता है। तो इसका जो नेतृत्व किया था वो किन्होंने किया था? तेटानाथ तिवारी ने किया था। आप सभी देखिए फ्रेंड्स, पढ़े होंगे, डिटेल पढ़ा होगा आप सभी ने। बुक उपकार का बुक आता है छत्तीसगढ़ का, वृहद छत्तीसगढ़ का एक बुक आता है। ठीक है, तो इसमें अगर आप सभी डिटेल पढ़ेंगे तो इसमें ये साफ साफ इस घटना के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो उसी का ही फ्रेंड्स जो सेंटेंस है ना, उसको आधा करके यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, तेतानाथ तिवारी। जब बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, तो वहाँ पर ये डिसाइड किया गया था, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के लिए तैयारी हो गई थी पूरी तरीके से। और 8 अगस्त को प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1942। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को वहाँ पर ग्वालियर टैंक से उसका वो हो गया था, करो या मरो का नारा दे दिए थे गांधी जी। भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सब कुछ प्रस्ताव वगैरह पारित हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि जो वरिष्ठ नेता थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया ताकि आंदोलन जो है वो ना हो, इस टाइप से कुछ अंग्रेजों ने सबको गिरफ्तार कर लिया था। तो उसके बाद जो हर जगह पर अलग अलग लोग थे उन लोग विशाल जुलूस वगैरह निकालने लगे। तो इसी के चलते रायपुर में भी एक जुलूस निकाला गया था जिसका नेतृत्व है ना, जुलूस निकाला गया। उसके बाद जब सभा हुआ बीच में तो उसका नेतृत्व किन्होंने किया था? खूबचंद बघेल, डॉक्टर तेतानाथ तिवारी जी ने किया था। ठीक है, देखिए जुलूस वगैरह निकलता था ना तो फायरिंग वगैरह हो जाता था, फिर जुलूस जाते जाते सभा में बदल जाता था। तो उसी सभा का नेतृत्व किए थे जो तेतानाथ तिवारी जी हैं उन्होंने। तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। तामड़ा धूमर या फिर ब्रैकेट में दिया हुआ है मयूरा जलप्रपात स्थित है, मीन्स कहाँ स्थित है? तो ये जो तामड़ा घूमर जलप्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? विंता घाटी में स्थित है ना। कहाँ पर है? ऑप्शन बी, विंता घाटी में। तो इसको याद रखेंगे कि जो तामड़ा धूमर जलप्रपात है वो विंता घाटी में है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा गुजरती है, तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा सूरजपुर जिला से। ठीक है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? सूरजपुर जिले से गुजरती है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल जनसंख्या की वृद्धि दर रही है, कितना रहा है फ्रेंड्स? 22.59%। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। और आप सभी अगर कभी भी कोई भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो जनगणना से आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर तो एक ही क्वेश्चन देखें हम लोग, लेकिन जनगणना फ्रेंड्स आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जनगणना को भी अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है वो श्रम निरीक्षक में पूछे गए थे, और आप सभी को समझ में आया होगा कि अगर हाई करेगा थोड़ा बहुत तो 1-2 क्वेश्चन ही वो थोड़ा सा अजीब पूछ देता है, बाकी तो क्वेश्चन जो है आप सभी जो पढ़ेंगे उसी से ही आएगा। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, कोई भी एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। और कुछ बच्चे ACF के बारे में पूछ रहे थे कि मैम ACF का एग्ज़ाम कब होगा। तो देखिए, अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी CGPSC तुरंत अभी 2019 का रिज़ल्ट जारी कर दिया है ना, CGPSC का। और इसके साथ ही कुछ चीज़ें और जारी किया है CGPSC रिज़ल्ट वगैरह। तो देखिए अब CGPSC एक्टिव हो चुका है ना। अब एग्जैक्ट डेट तो मैं भी नहीं बता सकती, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट डेट तो CGPSC बताएगा, है ना। लेकिन अप्रॉक्सीमेट आप सभी लेके चलिए कि अक्टूबर में या फिर सितंबर में इसका एग्ज़ाम हो सकता है, जो ACF है उसका भी, है ना। क्योंकि देखिए ये जो एग्ज़ाम है वो 2020 का है। ठीक है, और ये बहुत टाइम हो गया, सितंबर में ही आया था मेरे ख्याल से इसका फॉर्म, और अभी तक इसके बारे में कोई बातचीत तो हो ही नहीं रही है। लेकिन जैसा कि अभी CGPSC एक्टिव हो रहा है तो उसके आधार पर मैं बता रही हूँ, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है कि एग्ज़ाम ले ही ले, लेकिन आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो आपका पेपर जो है वो निकल जाए। ठीक है, अगर आप तैयारी नहीं कर रहेंगे तो आपको पछताना पड़ सकता है, और अगर आपकी तैयारी रहेगी तो फ़ायदा ही है, कुछ नुकसान तो है ही नहीं, है ना। क्योंकि पढ़ना तो है ही आप सभी को, तो अच्छे से पढ़ते रहिए और तैयारी को अच्छे से रखिए। क्योंकि अगर आप छत्तीसगढ़ को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और जो सिलेबस ACF का दिया हुआ है ना वो CGPSC का ही सिलेबस है। ठीक है, बस जो साइंस है ना फ्रेंड्स, है ना, साइंस वो आप सभी जब पढ़ेंगे तो आपको CGPSC मेंस में भी काम आएगा। ठीक है, क्योंकि आप थ्योरी भी डिटेल से पढ़ेंगे, और ऐसी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि रेलवे वगैरह, तो वहाँ पर भी साइंस बहुत ही अच्छे से काम आएगा। और कई बार CG पेपर में आप सभी क्वेश्चन देखेंगे साइंस का तो अंदर से पूछ दिया रहता है, तो वहाँ पर भी वो आप सभी को काम आएगा। तो कहीं से भी पढ़ना जो है नुकसान तो करेगा ही नहीं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ही आपको नुकसान होगा। तो आप सभी एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए और निश्चिंत रहिए, एग्ज़ाम जो है वो होना ही है। ठीक है, और मेरे ख्याल से मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी लेगा, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि दिसंबर में धान की खरीदारी स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो व्यापम है वो दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि 1 दिसंबर से धान की खरीदारी शुरू हो जाती है, इसके साथ मक्का की भी खरीदारी आई थिंक स्टार्ट हो जाता है। तो इसी में के टाइम पर ही तो जो निरीक्षक है उनकी ज़रूरत होती है ना। तो तब तक तो मेरे ख्याल से इन लोग पूरे हर प्रोसेस को कंप्लीट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तब आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी रखिए। और मैथ्स के वीडियो भी मैं लाऊंगी फ्रेंड्स, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके भी वीडियोस भी कंटिन्यू होंगे, तब से भी अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।